नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। जी हां, लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी ये बड़ी सौगात। केंद्र सरकार के अधीन पेंशन धारक इस साल 31 दिसंबर तक भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने ये सहूलियत दी है। इस बीच पेंशन धारकों का पेंशन नहीं रोका जा सकेगा। सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में ढील दे दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन धारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम को छूट दे दी है। सरकार ने बताया है कि इस साल सभी पेंशन धारक नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीने के बीच कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशन धारक 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस दौरान सभी पेंशन धारकों को पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी द्वारा अबाध्य रूप से पेंशन जारी होता रहेगा। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन जारीकर्ताओं को कहा है कि वो वीडियो वेस्ट पहचान की संभावना तलाश करें। इसकी मदद से वीडियो के जरिए ही पेंशन धारकों की पहचान की जा सकेगी और उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए आरबीआई के नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे कि 80 साल से कम उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर की है। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 नवंबर की जगह से 1 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को जमा करने की मोहलत दी है। हालांकि इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही तय की गई है। अगर कोई पेंशन भोगी इस फॉर्म को तय अवधि के अंदर नहीं भरता है तो अलग से वहां से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। हालांकि इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। साल 2014 में सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के माध्यम से जमा करने की सहूलियत दी थी। इसमें पेंशन भोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे किसी भी सिटीजन सर्विस सेंटर या पेंशन जारीकर्ता के कार्यालय जाकर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल से जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेल से रेल कर्मियों के अस्तित्व तो नहीं मिट जाएगा क्या? 1.5 लाख के करीब रेलवे कर्मचारियों पर छटनी की तलवार। जी हाँ, रेलवे के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे में 3 लाख पद की कम किए जाएंगे। फिलहाल 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं और ऐसे में 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के चलते कर्मचारी की आवश्यकताओं में भी आएगी। बोर्ड के इस निर्णय एवं पत्राचार से रेल इंजन कारखाना जमालपुर के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। रेलवे सूत्रों की माने तो 13 लाख कर्मचारियों के स्वीकृत पद रेल में हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। रेल मंत्रालय रेलवे को कर्मियों की संख्या के हिसाब से राइट साइजिंग करने जा रही है। इसका अभिप्राय है कि अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाए। रेलवे में हर साल संरक्षा कोटि को छोड़कर पदों की कटौती की जाती है। अब रेलवे में कुल 10 लाख कर्मचारी रखने की योजना है, यानी 3 लाख पद कम किए जाएंगे। इधर 1.5 लाख पद जो रिक्त चल रहे हैं उन्हें समाप्त किए जाने की योजना गुपचुप तरीके से रेल प्रशासन तैयार करने में जुट गई है। इसकी सुगबुगाहट जमालपुर कारखाने में भी देखी जा रही है। इस सुगबुगाहट से कारखाना के 7,000 कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के प्रस्ताव को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा फॉर्मूला पहले ही जारी किया जा चुका है। बोर्ड के इस प्रस्ताव से रेल कर्मचारियों की उपस्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विजिलेंस जांच, भ्रष्टाचार अथवा विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर कर्मचारियों का घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी नौकरी जा सकती है। हालांकि ईस्टर्न रेलवे में मेंस यूनियन, पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, रेलवे एसपी एसटी एसोसिएशन के अलावा कारखाने के अन्य यूनियन रेलवे बोर्ड के इस निर्णय के विरुद्ध एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं यूनियन अब आर पार की लड़ाई
AIRF के बैनर तले लड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिया ने लिया सारा अली खान रकुल प्रीत सिंह के नाम, खोला बॉलीवुड का कच्चा चिट्टा, NCB भेजेगी सम्मन। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। इस पूछताछ में रिया ने बी टाउन के 25 बड़े नामों का जिक्र किया है जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स पार्टीज करते हैं। इनमें से कुछ नामों का खुलासा हो गया है। इसमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेस भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक NCB के सामने रिया ने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें से एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोना खंवाटा शामिल हैं। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोना NCB के रडार में हैं। जी हां, खबरें हैं इन एक्ट्रेस को जल्द ही समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं सारा और रकुल प्रीत सुशांत सिंह राजपूत के साथ घूमते थे और ड्रग्स लेते थे। बता दें कि सारा का नाम सुशांत के साथ थाईलैंड की यात्रा में सामने आया था। दोनों प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक ट्रिप पर गए थे। सिमोना का नाम रिया की ड्रग चैट में लिखा गया था। वहीं रकुल प्रीत का नाम रिया ने NCB की पूछताछ में लिया है। सबूतों और कागजों का पूरा कच्चा चिट्टा जो मुंबई के इस लिस्टर ड्रग रैकेट का पूरा भंडाफोड़ करेगा। दिल्ली से मुंबई तक पूरा नारकोटिक्स महकमा हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक NCB फिलहाल A, B और C लिस्ट सेलेब्स पर फोकस कर रही है जो ड्रग्स लेते हैं। इस मामले की NCB कई एंगल से जांच करेगा। पहला एंगल बॉलीवुड को डी कंपनी के जरिए होने वाली फाइनेंसिंग। इसमें वह एक बड़े फिल्म मेकर का नाम शामिल है जो सरकार की आलोचना करते हैं। NCB को पता चला है कि इस फिल्म मेकर को डी कंपनी से पैसा मिलता है। वहीं दूसरे एंगल में उन स्टार्स से पूछताछ की जाएगी जिन्होंने इन स्टार्स को नशे की लत लगाई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल दिल्ली में मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह ठहर सकता है। इस बीच अच्छी बारिश के 1-2 दौर और देखने को मिल सकते हैं। बेशक अब दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ गया है लेकिन अभी इसके विदा होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल दिल्ली में मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह ठहर सकता है। इस बीच अच्छी बारिश के 1-2 दौर और देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में मानसून के आगमन की आधिकारिक तारीख 27 जून है लेकिन इस बार मानसून 25 जून को आया था। इसी तरह मानसून की वापसी की आधिकारिक तारीख 25 सितंबर है लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल यह अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही दिल्ली से वापसी करेगा। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि सितंबर के अंत तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस बार बारिश सामान्य से कम ही चल रही है। सितंबर की बात करें तो अभी तक 58.3 मिमी बारिश होनी चाहिए थी जबकि 64% कम, महज 20.9 मिमी बारिश हुई है। इसी तरह जून से अभी तक के आंकड़े पर गौर करें तो 582.1 मिमी बारिश होनी चाहिए जबकि 576.5 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर से दिल्ली में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। इसके बाद 16 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान मानसून की अक्षीय रेखा भी फिर से दिल्ली NCR के आसपास सक्रिय होगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी भरी हवा यहाँ भी आकर बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। इस बीच शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 44 से 90% रहा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। शिवसेना का कंगना पर हमला, सामना लिखा पानी में रहकर मगर से बैर। शिवसेना के सामना के संपादकीय में विवाद माफियों का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना एक ओर जहां कंगना रनौत पर एक्शन के मूड में दिख रही है तो वहीं कंगना भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही हैं। कंगना के साथ चल रहे विवाद के बीच शिवसेना ने अब
मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना उसी तरह है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना है। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। लेख में लिखा गया है कि मुंबई में अक्सर इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मुंबई इन विवाद माफियाओं की फिक्र नहीं करता है। मुंबई हमेशा से महाराष्ट्र राजधानी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेख में बताया गया है कि शिवसेना प्रमुख हमेशा से घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक और अखंड है। लेख के जरिए कई सवालों पर भी कटाक्ष किया गया है। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं कही जाती हैं। जो कोई आता है वही महाराष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के बारे में सीखने लगता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जीडीपी में गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां गईं, कोविड के सबसे ज़्यादा केस, लेकिन सब चंगासी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आज भी बड़ा तंज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और इससे निपटने की तैयारी को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले और मौतें, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा है। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सशस्त्र बलों में पद भोजन की गुणवत्ता में अंतर का आधार नहीं हो सकता और संबंधित मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जवानों को कम गुणवत्ता भोजन उपलब्ध कराना अनुचित और भेदभावकारी है तथा इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वे रक्षा बलों में राशन की गुणवत्ता की निगरानी और वर्दी संबंधित मुद्दों पर हुई समिति की बैठक में बोल रहे थे। गांधी ने कहा कि जवानों को अधिक गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए क्योंकि वे सीमा पर तैनात रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने समिति से कहा है कि जवानों के भोजन की गुणवत्ता अधिकारियों के भोजन जैसी ही होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने समिति से कहा है कि सशस्त्र बलों में पद भोजन की गुणवत्ता में अंतर का आधार नहीं हो सकता। पद वेतन तय कर सकता है लेकिन खाने पीने की गुणवत्ता नहीं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रक्षा बलों में अधिकारियों तथा जवानों के भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि अधिकारियों और जवानों को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।